जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं, उन पर वीडियो बना दीजिए, उसका सोर्स वगैरह बता दीजिए। किस क्वेश्चन का आंसर को लेकर डाउट है या किसी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर के डाउट है, तो उस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। पहली बात तो कि क्यों बनाएं, इस बात को समझिए। रीजन सिंपल सा है कि इस प्रकार की वीडियो बनाने में लगता है बहुत समय, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाना जो कि नॉर्मल अपने बाकी वीडियोस में कमेंट तक नहीं करते, अपन को कभी भी अप्रिशिएट तक नहीं करते साहब जी। तो क्यों बनाना, पहली बात तो ये। जबकि इनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत श्रम लगता है, सच बात तो ये है। ये मान के चलिए, ये वाला वीडियो बना रहे हैं, इस प्रकार के डिटेल्स वाले वीडियो बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है। यदि इसके बावजूद भी अप्रिसिएशन नहीं आता है तो डेफिनेटली उससे हतोत्साहित होने की जरूरत है, और इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाए जाने चाहिए साहब जी। ठीक है, क्योंकि वही सस्ती लोकप्रियता टाइप का कमेंट कंटेंट जो है वो पसंद है लोगों को, तो वैसे ही बनानी चाहिए साहब जी। ना शॉर्ट्स वगैरह, इधर उधर की ज्ञानात्मक बातें, मजेदार बातें, उन पर। चलिए, तो विषय वस्तु पर आते हैं हम। इसमें दो चीजों पर बात करने वाले हैं। पहली बात की कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल होने वाले हैं, या जिन पर ऑब्जेक्शन में भी पॉसिबल हो सकता है आपको लगाना हो, कोई डाउट हो दिमाग में, तो वो हो सकते हैं। उनके रेफरेंस बताए गए, उनके सोर्स बताए गए हैं, बुक का नाम बताया गया है, पेज नंबर बताया गया है, पेपर वन के बारे में भी बताया गया है, हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ कट ऑफ वगैरह को लेकर के भी अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो वगैरह को लेकर के। ठीक है। अपना अपना कमेंट देना, बताना हेल्पफुल रहा नहीं रहा। जो सारी चीजें होती है वो सारी चीजें करना साथ ही अप्रिशिएट करना चाहिए आपको अच्छे कंटेंट को, वरना फिर इस टाइप से नहीं मिल पाएगा साथ ही। 2 दिन से बना रहे हैं इस चीज को, विधिवत सोर्स वगैरह साहब, समझिए। लगता है आप लोगों को कि नहीं, वीडियो मात्र 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, तो 20 मिनट में तो बन जाता है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नहीं बनता। 20 मिनट का वीडियो मतलब कि 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा, और भी ज्यादा लग सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो खासकर ये वो विद्यार्थी होते हैं कि साहब जब समझा रहे थे कि कट ऑफ हायर जाएगा, इस टाइप से पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ो, ये सोर्स पढ़िए, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़िए, क्लास ज्वाइन करिए, तब नहीं सुनते हैं, तब ज्वाइन नहीं करते। और बाद में जब समय कम बचता है तब ज्वाइन करते हैं, या कई तो ऐसे भी कि वो भी ज्वाइन नहीं करते, और फिर बाद में फिर हेल्प भी चाहिए है, मदद चाहिए है, तो कैसे हो पाएगा। जैसा बताया था पेपर बिल्कुल वैसे ही आया था साहब जी। मैंने कहा था पहले ही, 4 से 6 महीने पहले वीडियो बनाया था, 80% प्लस मार्क्स लाएंगे अपन। लाए, मैक्सिमम विद्यार्थी लाए साहब जी, अच्छा खासा पेपर गया हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। पेपर वहीं से आया, उन्हीं सोर्सेज से आया जो पढ़ाया था। लास्ट मोमेंट पे भी शॉर्ट में 1 महीने में उस चीज को जिस टाइप से पढ़ाया था वहीं से पेपर आया। सच बात तो ये है। उन विद्यार्थियों ने भी आराम से 35 क्वेश्चन बना लिए जिन्होंने आखिरी के 1.5-2 महीने अपने यहाँ पर क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है। तो समझिए, शुरू से तैयारी करिए, बिगिनिंग से आपको ज्वाइन करना चाहिए। अभी और भी नए बैचेस अपने आने वाले हैं। एमपीपीएससी का बैच आएगा, बिल्कुल फ्रेश बैच नया मिलेगा। प्लस मापतौल विभाग वाला जो है एक उसका आने वाला है। फूड ऑफिसर वाला जो है उसका बैच आने वाला है। तो ज्वाइन कर लेना। उन बैचेस में थोड़ी सी दिक्कत ये जा रही है कि पेपर 2 का सिलेबस जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा, उसके बिना कैसे आप पढ़ोगे पेपर 2। तो नीति आपकी ये होनी चाहिए कि पेपर 1 आप अभी से पढ़ने लगिए, जैसा हम बता रहे हैं। सीधी बात है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पेपर 1 पढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी यही गलती किए, जैसे सेट वाले ने की, और भी लोगों ने, लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी भी गलती कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। वो बार बार फोकस करेंगे किस चीज को लेकर, ऑप्शनल पेपर को लेकर। भाई साहब वो पढ़ेंगे, आप आने दीजिए। लेकिन जो मैक्सिमम लोग बाहर हुए, इस बात को समझिए, वो क्यों बाहर हुए। वो पेपर 1 के कारण बाहर होते हैं। वो पेपर 1 में ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि बोले नहीं, पेपर 1 तो हमने पीएससी में पढ़ा है और जीएससी ही बस, तो ऐसे ही पढ़ लेना हमको। तब अच्छा खासा स्कोर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। 50 में से 38 से 40 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, जब जाके बनोगे, जब जाके हायर स्कोर खींचेगा। समझे ही नहीं रहे बात को। तो कब पढ़ोगे, अभी से ज्वाइन करिए क्लास को, अभी से संपर्क करिए। हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 1 महीने हो गया है। हिस्ट्री ऑप्शनल असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 महीने हो चुका है, बैच स्टार्ट हुए। एंशंट चल रहा है, 3 क्लासेस हुई हैं। मिडिवल, मॉडर्न और हिस्टोग्राफी खत्म हो चुका है एक बार। यस, यही कहा। पिछले 1 सवा महीने में एक बार ये एक राउंड लग चुका है। कम से कम 2 से 3 राउंड मारने पड़ेंगे अपन को, तब जा करके आप अच्छा स्कोर करेंगे। डिफरेंट वे में न्यू फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, तो जो गलती कर रहे हैं अभी भी कि बोले जब नोटिफिकेशन आएगा ज्वाइन करेंगे, आयोग बहुत जल्दी में है। अभी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन स्टेट सर्विसेज का आएगा, कम समय मिलेगा। अभी एपी का भी आएगा, तो मुश्किल से आपको 2-3 महीने मिलेंगे, फिर भगदड़ की स्थिति मच जाएगी।
फिर लगेगा कि एक काम करो ऑप्शनली सब्जेक्ट पढ़ लें, पेपर वन तो देख लेंगे वाली स्थिति बनेगी। नहीं करनी चाहिए गलती, साफ सुथरे शब्दों में समझा रहा हूँ। तो अभी से ज्वाइन करिए, क्लास को संपर्क में आइए, हम लोगों के साथ में रहिए, विधिवत तैयारी कराएंगे, चाहे क्लासेज हो, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो। अगर पहले से आओगे तो सब मिलेगा, बाद में आओगे नहीं मिलेगा, अध कचरा ही मिलेगा, वो भी नहीं मिल पाएगा। चलिए मूल जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। इंटरव्यू का बैच अभी चल रहा है, ये भी गलती कर रहे हो। अभी से तैयारी करिए, किसी का मार्च में है, किसी का बोले साहब जी हमारा मई में, तो आराम से हम फिर जागेंगे मार्च अप्रैल के बाद में। किसी का हिंदी साहित्य का है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा साहब जी हिंदी साहित्य को लेकर के, ठीक है। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहने वाले हैं, गलती मत करिए। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इस चीज को तैयार करना, सुधारना, पर्सनैलिटी डेवलप करना, लंबी प्रक्रिया होती है, आपको भी समय चाहिए होता है ना, तो देर मत करिए। क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट बी का दिखा रहे हैं आपको, मैच कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, ठीक है। क्या कैसा इसका आंसर होने वाला है, अगर आप उस चीज को क्रॉस चेक करना चाहें तो आंसर आयोग के द्वारा बताया गया है आपको, प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन देख रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। प्रतीकात्मक भाषा इंग्लिश वर्जन आप इसका देख लेना, सिंबॉलिक लैंग्वेज वाला करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जाना, ठीक है, क्लास 11th ये दिया हुआ है, पार्ट ये दिया, आईएसबीएन नंबर करके आपको दिया हुआ है, पूरा रेफरेंस सामने दे दिया। ये वाला जो वीडियो है इसके रेफरेंसेस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जब आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है, जो क्वेश्चन में आप गौर से देख लें इस चीज को, ये हिंदी वाली पीडीएफ दिखा रहे हैं, अभी इंग्लिश वाली भी पीडीएफ दिखा देंगे, ठीक है। गैर शाब्दिक संचार करके दिया होगा, प्रतीकों और संकेतों की भाषा, ये वर्ड आपको दिया, हाईलाइट कर दिया अलग से येलो कलर में, आप देख पा रहे होंगे। यानी गैर शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, तो ये सब आते हैं। आपके काम का क्या है, बोले प्रतीकों और संकेतों की भाषा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिए लगे हाथ, ये दिया होगा आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिया होगा, सिंबल एंड साइन लैंग्वेज करके दिया होगा, तो ये नॉन वर्बल में आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेज नंबर 9, सॉरी पेज नंबर 79 करके दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसको मैच कर लेना, इससे आपको खोजने में ढूंढने में आसानी जाएगी। चलिए, तो ये आता है किसमें, नॉन वर्बल में आता है। अब आप क्वेश्चंस को देख लीजिए वापस दोबारा, ठीक है, कि कौन सा गैर मौखिक संचार में नहीं आता, वहां साफ साफ आपको दिया है कि यस ये नॉन वर्बल में यानी गैर मौखिक संचार में आता है। तो इसका आंसर क्या चीज, जो चीज अपन देखने वाले हैं साहब जी, ये इस हिसाब से आंसर उसका होने वाला, मुद्दे की बात तो सीधी सीधी पॉइंट का ये है। तो गैर मौखिक संचार का ये तो प्रकार है साहब जी, परंतु आंसर ये मान लिएगा, तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। मूलभूत विषय वस्तु ये है, बाकी आप मैच कर लो। फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, एक बार और देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं, इस बात को मार करिए, नहीं है, ये नहीं पूछा कि है, तो यानी कि जब नहीं है तो चार में से तीन होंगे, एक नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे, ये वो चीज कहलाती है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब देख लो आप इसका वर्जन, हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, इंग्लिश भी देख लीजिए। ये पेज नंबर आपको दिया हुआ है 78 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में 79 में मिल जाएगा, एनसीईआरटी, क्लियर है। तो ये गैर शाब्दिक में यानी नॉन वर्बल में ये आते हैं, तो वो वाला भी आता, सी वाला भी आता, तो उस हिसाब से डी होना चाहिए। आप रेफरेंस के लिए इस चीज को उठा करके लगा सकते हो साहब जी, क्लियर है। इंग्लिश वर्जन भी पढ़ के आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। एनी डाउट, आगे बढ़ जाते हैं अपन इसमें, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। विकास तकनीक के रचनात्मक पहलुओं में, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, कोनेटिव एस्पेक्ट्स करके दिया हुआ है, कौन सा शामिल है, ठीक। आंसर डी माना गया है, ये आंसर सही है, आपको उसको क्रॉस चेक करना है, इसमें जाइएगा, ठीक, ये चीज आपको मिल जाएगी, ये सामने आपको दिया हुआ है साहब जी, कि उसके अंतर्गत यह आता है, एबीसी फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो कहलाएगा ये वाला सही है, उत्तेजना वाला। मुद्दे की बात तो ये है, यानी स्टिमुलेशन सही है, परसेप्शन सही नहीं होना चाहिए साहब जी। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर ये जो दिए हैं सेट बी के हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं का पहला कदम क्या होना चाहिए, या क्या पता होना चाहिए। मैंने आपको आंसर बताया हुआ था कि
डी होना चाहिए। आयोग के द्वारा क्या माना गया है, ये समंग संगणना और कोडिंग करके माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लो, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया, मैच कर लेना साहब। आप जाइएगा मदान सर की बुक में जाइएगा। एक तरीका वो हो सकता है, पेज नंबर 2.2930 पर जाइएगा। वहां पर आपको दिया होगा, ये हेडिंग करके दिया होगा, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करके दिया होगा, परिमाणात्मक डेटा विश्लेषण करके दिया होगा। इसमें 2 पॉइंट दिए होंगे, मैनुअल वाला दिया होगा पहला, दूसरा वाला दिया होगा कंप्यूटर डेटा का एनालिसिस करके दिया होगा। इस प्रकार से आपको वर्णन दिया होगा। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ साफ दिखेगा। इसमें सीधा सीधा दिया होगा कि जब भी कंप्यूटर के माध्यम से आपको इसको करना है तो आपको इसके उचित प्रोग्राम से परिचित होना चाहिए। सेट परीक्षा 2024 इंग्लिश वर्जन चेक करना है, सेम जाना उधरी पर, ये नीचे जाइएगा, डेटा एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटर करके दिया होगा। क्या होना चाहिए, यू शुड बी फैमिलियर विद दी एप्रोप्रिएट प्रोग्राम करके लिखा होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, 48 का आंसर डी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जिन क्वेश्चनों के आंसर इतने टाइम पे मैं ढूंढ पाया, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। न बहुत मेहनत लगती है साहब, एग्जैक्टली बताना, गूगल करना एक अलग बात है, एग्जैक्टली बताना विथ रेफरेंस के साथ में बताना समय लेता है। 48 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप पर आ जाते हैं, आपने पढ़ लिया इसको। एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट, ठीक है, क्या घटक होंगे इसके, मेन 3 मेन कंपोनेंट्स पूछा हुआ है आपसे। क्लियर? ये क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको सी बताया था, आयोग के द्वारा डी माना गया है, ये आंसर सही है साहब जी, आयोग ने सही आंसर माना है इसका, इसका डी आंसर ही होगा। ठीक, यूजीसी इग्नू, उस पर जाइएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें जाइएगा सेक्शन ऑफ रिसर्च पर, तो कौन कौन से आते हैं आपके, बिगिनिंग होती है, मेन बॉडी होने वाली है, दी एंड करके होने वाला, आप इसको देख सकते हैं। गूगल करके भी देखोगे आप इस चीज को, तो ये आपको मिल जाने वाला है कि हाँ ये सेक्शंस आते हैं। प्रिलिमिनरी पेज, मेन टेक्स्ट आने वाला है, एंड मैटर, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। क्लियर है? तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा, हिंदी मीडियम वालों की तो हालत वैसे ही देख रहे हो। प्रिलिमिनरी पेज, मेन टेक्स्ट, एंड मैटर, साफ सुथरे शब्दों में। हिंदी में पर्यायवाची को लेकर के हो सकता है परेशान हो जाएं, हालांकि लाइन लिखी होती है कि बोले साहब इंग्लिश और हिंदी में वर्जन मान्य होगा हिंदी, परंतु ये बातें जानते हो कि केवल कहने मात्र की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये 49 नंबर का एक क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगे कि आपके वो साथ चर्चा करना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने इसको लेकर के कमेंट किया हुआ था यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, तो मैंने बता दिए। वहां पर स्पेसिफाइड किया करो कभी भी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर, या उस क्वेश्चन को टाइप कर दिया करो, थोड़ा सा कष्ट किया करो, तो उससे समझ में आया कि अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, कि इसका कोई सोर्स बता दिए। लिख दिया कि बस सबके सोर्स बता दिए, तो कहाँ से बता देंगे सबके सोर्स? कोई मामूली काम है क्या ये बनाना साहब जी? वो भी इतनी छोटी सी टीम है हम लोगों के पास में, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है साहब, और छोटा सा काम है अपना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 पर बात करेंगे। क्वेश्चन था, परमारवंशी किस शासक के दरबार में नवशशांक चरित के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थे, वह भक्ति संत कौन थे? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तो नहीं कर रहे, इसको नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, बता दिया था पहले ही, पिछले वीडियो में देख लेना क्या व्याख्या बताई थी। इस पर आ जाते हैं साहब, काफी लेट हो रहा है। परमारवंशी किस शासक के दरबार में पद्मगुप्त निवास करते थे? मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर ए और सी दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, रही बात रेफरेंस की साहब जी, अच्छा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। शासक के रूप में अगर असेंडिंग ऑर्डर देखें तो पहले मुंज आते हैं, मुंज के पश्चात में उनके भाई सिंधु राजा आने वाले हैं साहब। ठीक है, इनका आकस्मिक निधन होने वाला, कारागार वही तैला पहला वाली घटना। ठीक है, उनके बाद में सिंधु राज आते हैं, सिंधु राज का भी बहुत ही कम टाइम पीरियड है साहब जी। ठीक है, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यंग हस्बैंड मिशन वाला दिया हुआ है आपको, लाहौर अधिवेशन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्वेश्चन है, मोरगाल की राजधानी वाला। एक एक करके अपन देख लेते हैं, इन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने, इसको देख लीजिए। केसी श्रीवास्तव बुक में जाइएगा, केसी श्रीवास्तव जी की बुक में जाइएगा, सॉरी, पेज नंबर 585, कितने पर जाइएगा, इस पर जाइएगा आप। क्लियर है? देख पा रहे होंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर आप जाइएगा। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ साफ सुथरे शब्दों में दिया होगा, मुंज ने 992 एडी में शासन किया, 92 से लेकर 98 तक। ठीक है, उनके दरबार में कौन? पद्मगुप्त, अन्य विद्वानों के साथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि पद्मगुप्त उनकी राजसभा में रहते थे, ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा। चलिए अच्छी बात है, तो इसका मतलब मुंज के दरबार में रहते थे, वेरी गुड। अगले शासक बनने वाले हैं जस्ट बाद में, क्योंकि इनका आकस्मिक निधन होगा। ठीक है, कोई पुत्र नहीं थे, उनके बाद उनके छोटा भाई शासन करेंगे सब। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे आगे तो नव शशांक से पता चलता है कि सिंधु राज ने ये चीजें की थी, इसे बुक में ही दिया हुआ है। यानी कि पद्म गुप्त यहाँ पर भी थे, उनके पश्चात में यहाँ पर भी थे, यानी दोनों शासकों के शासनकाल में थे। भाई एक शासक किन्हीं कारणों में दुर्घटनावश नहीं रहा साहब जी, तो जो विद्वान है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं साहब जी। ठीक है, तो यानी जिस राजा के दरबार में थे उनका निधन हो गया तो उसके ठीक बाद वाले के दरबार में भी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब सती हो जाएंगे, समझने वाली बात है ये साफ साफ दिया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना कि कभी को आपसे इस पर क्वेश्चन ये पूछा जाए, और पूछा गया है, एमपीपीएससी ने ही पूछा है, एआर में पूछा गया था या एडीजी वाले एग्जाम में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नव शशांक चरित में किस शासक का उल्लेख है, तब आंसर आता है क्या? सिंधुराज। यानी किसको फोकस करके लिखी गई है, वो किसका विशद वर्णन है, किनकी विजय इत्यादि वगैरह का, तब आंसर यही आता है, सिंधुराज। तो इनके दरबार में भी थे साहब, पहली बात, और आपके दरबार में भी थे साहब जी। तो मुंज और सिंधुराज दोनों होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा सोचना ये है। बाकी आप खुद इसका अध्ययन करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि मौर्य प्रांत, मध्य भारत, आज के एमपी, राजधानी विदिशा माना गया है। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए कि आपका उज्जैन होना चाहिए, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। केसी श्रीवास्तव, पेज नंबर 257 पर जाइएगा, ये दिया हुआ 257, इस पर जाइएगा। प्रशासन दिया होगा, प्रांतीय प्रशासन दिया होगा, यहाँ पर अवंती करके लिखा होगा, और उसके प्रदेश की राजधानी क्या दिया होगा आपको? उज्जैनी। विथ पेज नंबर, बुक का नेम आपको बता रहा हूं, आप उसको उठा करके लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने में सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर जीवन वृक्ष कौन सा? तो इसमें पीपल ऑप्शन में नहीं दिया है, शमी का वृक्ष आंसर माना गया था। थोड़ी सा डिस्प्यूटेड है ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा कि शमी का वृक्ष नहीं था या था, ऐसा मिला नहीं है। जब आप इस चीज को चाहोगे तो केसी श्रीवास्तव में ही पेज नंबर 61 पर आप जाइएगा। ठीक है, वहां पर धार्मिक स्थिति के बारे में दिया होगा, बार बार आपको चीजें यहीं पर आने वाली हैं साहब। जब आप देखोगे इसमें, तो यहाँ लिखा होगा कि वृक्षों में पीपल पवित्र वृक्ष था, मुद्राओं पर इसी का सबसे अधिक अंकन मिलता है। ठीक है, पीपल के अलावा अन्य वृक्षों में नीम, खजूर, बबूल आदि थे, नॉट शमी। बानला क्लियर है, अपन को ये बन जाएगा। इस आधार पर आप चाहो तो लगा सकते हो, पेज नंबर बता दिया, देख लेना साहब। अगले क्वेश्चन पर आइए, करजन द्वारा तिब्बत पर दबाव डालने हेतु यंग हस्बैंड मिशन कब भेजा गया? इसका जो कीवर्ड है ना, वो ये वाला है साहब, इस पॉइंट को समझिए कि उन्होंने कहा कि कब साइन किया। ठीक है, अगर ये कहते कि कब गठित किया है, तो आंसर होता 1903 होना चाहिए था, जो कि माना गया है। लेकिन अगर बात कही जाए कि भेजा गया साहब जी, तो उसका एग्जैक्टली आंसर आता है 1904, जो मैंने पहले भी बताया था। फिर भी क्रॉस चेक करना है, चलो क्रॉस चेक करते हैं अपन उस चीज को, आगे बढ़ेंगे। एलपी शर्मा, पेज नंबर 349 पर जाना, यहाँ पर 349 पर जाइएगा। क्लियर है, जा करके जब आप इसको पढ़ेंगे 349 नंबर पेज को, तब आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है 1904, जूम कर देता हूं, 1904 यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा। ठीक है, चलिए नजर मारो। 1904 में गृह सरकार की सहमति लेकर करजन ने कर्नल यंग हस्बैंड को एक गोरखा सेना के साथ तिब्बत से बातचीत करने के लिए भेजा। मामला क्रिस्टल क्लियर है। अंततः अगस्त सितंबर तक आते आते पूरे पूरा मामला संधि में बदल जाएगा, चीजें हो जाएंगी। पेज नंबर कितना है?
49। पुनः बता दूं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और भी था आपका। वो क्वेश्चन था कि साहब जी, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? 29-30। 29, जबकि आंसर 30 माना गया है, फिर भी आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, या रेफरेंस के रूप में देखना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। LP शर्मा जी की बुक में ही जाना, पेज नंबर है 478 पर जाओगे आप, 478, ठीक है, ये दिया होगा आपको वहां पर। आगे बढ़ना, यहाँ पढ़ना, ठीक है, इसलिए मार्क बना दिए। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी वाली बात हुई। क्या डेट दी है आपको यहाँ पर, ये साफ सुथरे शब्दों में 31 दिसंबर साहब जी। क्लियर है? इसमें बस थोड़ी सा ये हो सकता है कि बोले नहीं सर ये मध्यरात्रि भी लिखा हुआ है। क्या मध्यरात्रि वाली बात लिखी हुई है, परंतु उन्होंने वो नहीं पूछा है। अगर आप इस बात को गौर करें, मध्यरात्रि को लेकर ऑब्जेक्शन ये कि बोले सर रात में 12 बजे के बाद, ये वही बात होगी, बोले भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त की 9 अगस्त, मध्यरात्रि तक लंबा भाषण दिया था गांधी जी ने, उसके पश्चात में कब से स्टार्ट हुआ, ये वही बात हो गई। ठीक है, तो वैसा भी अर्थ लगाया जा सकता है, पर नॉर्मली अर्थ इसका 31 दिसंबर 1929 होना चाहिए। बाकी देखिए आगे क्या कैसी स्थिति बनेगी साहब जी। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक आपने ये देखा, कट ऑफ वाली बात नहीं हुई है, उस पर भी अपन आ जाते हैं बिल्कुल जल्दी से। थैंक यू। कट ऑफ के बारे में देखें, देखिए पेपर 1 जो है इस बार का टफ है। बहुत सीधी सी बात तो ये है, कठिन था वो पेपर। फर्स्ट एट साइड लगता है आसान है। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल का भी पेपर कई लोगों को काफी आसान लगा। अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी होगी, परंतु एक जनरल नजर से देखा जाए तो पिछले बार से कंपैरेटिवली अलग पेपर था काफी। मेरा मानना है कि कट ऑफ को लेकर के देखिए एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, इस बात को आप समझिए। मेरा मानना फिर भी एक मोटे तौर पर, जो कि संभावना मैं अपनी व्यक्त कर रहा हूँ, कि पिछले बार जो कट ऑफ गया था या तो लगभग उसके आसपास जाएगा या +2 मार्क्स ऊपर नीचे होना चाहिए। पेपर 1 के कारण तो शायद और ये 4 मार्क्स नीचे की ओर आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए उस पर बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हिस्ट्री ऑप्शनल और भी हिंदी वगैरह, सोशलॉजी इत्यादि वगैरह को देखते हुए जिस टाइप से समझ पाए, मेरा मानना ये है कि जो पिछले बार कट ऑफ था उसके पास में ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, चाहे इंटरव्यू वाला बैच हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर वाला, फूड ऑफिसर वाला हो, चाहे अन्य हो साहब जी, जानकारी लीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए, अभी से तैयार करो। असिस्टेंट प्रोफेसर मई जून में टाइम नहीं मिलेगा साहब। पेपर 1 आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, उसको तैयार करोगे, उसके साथ में बाद में बर्डन तो पढ़ना ही पढ़ना पेपर 2 का। जब ये पेपर 1 अच्छा होगा तब जाकर के अपन पेपर 2 भी अच्छा बनाएंगे, दोनों में हायर स्कोर करेंगे, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाओगे। वरना फिर वही बात कि रिटर्न निकल गया या रिटर्न नहीं रुक गया, रुका नहीं तो बोले निकल गया, तो बोले इंटरव्यू में थोड़ी सा ऐसा था वैसा था, ये सब चीजें ना हो। सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए, बस हो गया सिलेक्शन, देन एंड देयर, खत्म बात। कभी भी ये तैयारी करो तो उसके लिए आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।